हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए हम बात कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, जिसमें हमने देखा सेक्शन 1, जहाँ पर हमने देखा कि शॉर्ट टाइटल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शॉर्ट टाइटल के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि इट्स एप्लीकेशन ओवर द, तो एप्लीकेशन में हमने देखा कि इट इज़ एप्लीकेबल ओवर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। और उसमें इसके एप्लीकेशन के बारे में हमने देखा ओवर द एफिडेविट क्या अप्लाई होता है या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि ट्रिब्यूनल्स पर अप्लाई होता है या नहीं। उसके बाद देखा आर्बिट्रेशन पर अप्लाई होता है या नहीं। उसके बाद कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होता है या नहीं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम आए थे, सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम आ रहे थे सेक्शन 2 डिफिनेशन क्लॉज की ओर, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कुछ प्री रिक्विजिट्स की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस एक्ट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और उसको हम समझने के बाद डिफिनेशन क्लॉज की ओर मूव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्री रिक्विजिट्स की, जिसे हमें समझना चाहिए। देखिए, किसी भी जजमेंट, जो कोर्ट अगर जजमेंट प्रोवाइड करती है, तो जजमेंट का बेस क्या होता है? जजमेंट का बेस है एविडेंस। जो एविडेंसेस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हीं एविडेंसेस पर ही कोर्ट जजमेंट देता है। सो द एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इज जजमेंट, as the quality of judgment depends entirely on the quality of the evidence produced before the court. तो नेचुरली ये रिक्वायरमेंट बन जाती है कि अच्छे से अच्छा, बेस्टेस्ट पॉसिबल एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखा जाए, जिसकी वजह से अच्छे से अच्छा जजमेंट निकल कर आए। सो तो पहला जो रूल हम देखेंगे एविडेंस एक्ट में, वो है बेस्ट एविडेंस रूल। सो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि बेस्टेस्ट पॉसिबल एविडेंस हम कोर्ट के सामने रखेंगे। ठीक है, तो बेस्ट एविडेंस रूल के दो पार्ट हैं। पहला, अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या नंबर ऑफ एविडेंस मैटर करते हैं? कितना कितने एविडेंसेस हमें पुट करना पड़ेगा किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, फैक्ट इशू को प्रूव करने के लिए? ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एविडेंस विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट? क्या हम बता सकते हैं? देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम कंपेरेटिव एनालिसिस की बात करेंगे, जहां हम कंपेयर करेंगे कि क्या कौन से डिफरेंट नेचर ऑफ एविडेंसेस में कौन सा एविडेंस किस एविडेंस से बेटर है, और किस एविडेंस को हम बेटर रूप से ला सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। सेक्शन 139 ऑफ बीएसए अगर हम बात करें तो प्रोवाइड करता है कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। देखिए, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस नहीं है कि इतने नंबर, इतने 4 रिक्वायरमेंट चाहिए, 4 विटनेस कैटेगरी, 5 विटनेस नहीं। कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस नहीं है किसी केस में रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि उनकी रिलायबिलिटी क्या है। नंबर ऑफ विटनेसेस इज नॉट अ मैटर। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेस इज द रियल मैटर। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट निकल के आता है, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है ये, एविडेंस मस्ट बी वेट नॉट काउंटेड। एविडेंस की रिलायबिलिटी जो होती है वो मैटर करती है, काउंटिंग नहीं। इवन एक सिंगल विटनेस जो होता है, उसकी वजह से कन्विक्शन हो सकती है, अगर वो रिलायबल है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस चेक कराई है और बहुत अच्छी है, तो इवन एक सिंगल विटनेस की स्टेटमेंट पर भी कन्विक्शन हो सकता है। जबकि अगर ऐसा हो कि विटनेस रिलायबल नहीं है, तो इवन कई विटनेस लग जाएंगे, तब जाकर के किसी एक का कन्विक्शन हो सकेगा। तो एविडेंस मस्ट बी वेड, इट इज द रिलायबिलिटी विच मैटर, नॉट द काउंटिंग विच मैटर। ठीक है, विटनेस की ट्रस्ट वर्थीनेस वो मैटर करती है। तो ट्रस्ट वर्थीनेस कैसे चेक होगी? चेक इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, तो विटनेस की ट्रस्ट वर्थीनेस को चेक करना है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में चेक होती है। अपोजिट पार्टी जो है वो क्रॉस करेगी जो विटनेस का, और उस क्रॉस में अगर वो विटनेस रिलायबल होकर आता है, तो फिर उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कंपेरेटिव एनालिसिस हम करेंगे वेइंग ऑफ द एविडेंस को वेट करने के लिए हम कंपेरेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस की। जब हम बात करते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस की, तो इसे हम फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंट्रा एविडेंसेस, तो सेक्शन 55 कहता है कि डायरेक्ट जो एविडेंस होते हैं वो प्रिसीड करेंगे ओवर हियर से। अगर हियर से एविडेंस है, किसी एक स्टेटमेंट का हियर से एविडेंस है,
और उसी स्टेटमेंट का डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस, या आप कह सकते हैं कि कोई डायरेक्ट विटनेस है, किसी ने उस घटना को होते हुए देखा, और कोई उस घटना को होते हुए नहीं देखा है बट उससे सुना है, किसी अन्य के द्वारा सुना है, तो हम उस डायरेक्ट जो विटनेस है उसको प्रिफर करेंगे ओवर द हियर से। जिसने सुना है, सिर्फ सुना है उस घटना के बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम जिसने उस घटना को देखा है। तो सेक्शन 55 कहता है कि डायरेक्ट विल प्रोसीड ओवर हियर से। दिस इज व्हाट वी कॉल इंट्रा एविडेंस। इंट्रा एविडेंस में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि कौन सा बेटर एविडेंस होकर आएगा और किसे कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोसीड ओवर हियर से, तो डायरेक्ट एविडेंसेस को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेकेंड है इंटर एविडेंस। अगर दो नेचर ऑफ एविडेंस, अलग अलग नेचर ऑफ एविडेंस है, तो उसमें किसी को प्रेफर किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, तो प्राइमरी को प्रेफर किया जाएगा ओवर द सेकेंडरी। सेक्शन 59 ऑफ बीएसए कहता है कि प्राइमरी को हम प्रेफर करेंगे ओवर द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। जहां में किसी कोई डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो हमें वही वहाँ कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, रेदर देन उसकी कॉपी या कोई भी अन्य सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इंटर एविडेंस में एक और बात आती है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्री है, किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और उसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमारे पास ओरल एविडेंस भी है, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज बेटर देन ओरल एविडेंस। तो अगर जहाँ डॉक्यूमेंट्री है वहाँ डॉक्यूमेंट्री से प्रूव किया जाएगा, रेदर देन इट्स ओरल एविडेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका बेस्ट एविडेंस रूल। मतलब जिसका मतलब होता है कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट सो द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। अच्छा, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस एंड बेस्ट एविडेंस रूल, जिसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे, बेस्ट एविडेंस रूल और बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस के बारे में। तो देखिए, बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस कहता है कि दैट देयर शुड बी नो रूल ऑन द जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, कि क्या जिस एविडेंस को अगर कोर्ट के सामने एडमिट कराना है, या फिर कोर्ट किन किन एविडेंसेस को लेगी, तो बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस कहता है कि देयर शुड बी नो रूल। बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस ये है कि कोई रूल नहीं होना चाहिए ओवर द जुडिशियल डिस्क्रिप्शन। जज को छोड़ दीजिए, ये जज के ऊपर छोड़ दीजिए। जज अपने लॉजिक को यूज करके एविडेंस को एडमिट करेगा। ठीक है, तो जज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। यही है बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। जबकि बेस्ट एविडेंस रूल कहता है कि बेस्टेस्ट पॉसिबल एविडेंस मस्ट बी कम फोर्थ बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस की बात हमने की। अब अच्छा, एक बात बताइए, क्या बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस को फॉलो करता है? इज देयर एनी रिस्ट्रेंट ऑन द जुडिशियल डिस्क्रिप्शन बाय बीएसए? क्या बीएसए कोई जुडिशियल रिस्ट्रेंट लगाता है? देखते हैं, सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3 ऑफ बीएसए अगर हम बात करें तो कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। एविडेंस सिर्फ दिया जा सकता है फैक्ट इन इशू का या रेलिवेंट फैक्ट का, और किसी भी चीज का नहीं दिया जाएगा। कोर्ट में जब भी एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा तो वो फैक्ट इन इशू का एविडेंस दिया जाएगा या रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस दिया जाएगा, और किसी भी फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जाएगा एंड ऑफ नो अदर। तो कोर्ट क्या अलाउ कर सकती है एंड ऑफ नो अदर? किसी अन्य फैक्ट का एविडेंस देने के लिए कोर्ट अलाउ कर सकती है? नहीं। इट इज अ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। It is restraint over the judge to not to admit those evidences which are not fact in issue or not relevant fact। जो इन दोनों में नहीं है उसको अगर एडमिट करता है तो ये रिस्ट्रेंट लगाता है जज के ऊपर या कोर्ट के ऊपर, कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन 141 की बात करें तो जजेस टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। एडमिसिबिलिटी जो होती है किसी भी एविडेंस की, वो जज डिसाइड करते हैं, और उस एडमिसिबिलिटी को एक के लिए वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, किसी भी उसकी एडमिसिबिलिटी को प्रूव करने के लिए पार्टीज को भी कर सकते हैं। और नॉट अदरवाइज टर्म, जो अगर आप देखेंगे सेक्शन 141 में, तो ये भी नॉट अदरवाइज,
ये टर्म भी जुडिशियल रिस्ट्रेंट को शो करता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस, अच्छा हमने बात की बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम बेस्ट एविडेंस रूल। ठीक है, अब बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस का सेक्शन 3 हमने बात की सेक्शन 3 के बारे में, और सेक्शन 3 में जो एंड ऑफ नो अदर क्या ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट पुट कर रहा है या नहीं। अब हम रेलिवेंसी की बात करेंगे इसके बाद। रेलिवेंसी, तो व्हाट इज रेलिवेंसी? देखिए, कोर्ट में जब कोई एविडेंस पुट किया जाता है, तो अगर एविडेंस एक्ट इस बात को गवर्न नहीं करता कि कौन से एविडेंस कोर्ट के सामने लाए जाने चाहिए, तो उस घटना से कोई इवेंट, अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना से रिलेटेड बहुत से एविडेंसेस होते हैं। अगर उन एविडेंस को रेगुलेट नहीं किया जाए तो कोर्ट कभी केस को सॉल्व ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक घटना के हजारों एविडेंसेस होते हैं, और अगर उन हजारों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो रेलिवेंट, इसीलिए हमेशा देखिए रेलिवेंट एविडेंसेस को ही कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। और ये रेलिवेंट बताता कौन है कि ये रेलिवेंट है या नहीं है? ये बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट, या हम कह सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम बात कर रहे थे रेलिवेंसी की, कि कौन से एविडेंस से रेलिवेंट है उस इवेंट से रिलेटेड, क्या उस केस से रिलेटेड। ठीक है, तो रेलिवेंसी हम बात करते हैं, तो रेलिवेंसी की तो हमारे पास बात आती है कि क्या लॉजिकल रेलिवेंसी की बात आती है, क्या ये एविडेंस जो है वो उस घटना से लॉजिकली कनेक्टेड हैं। और दूसरा होता है कि लीगली कनेक्टेड है या नहीं। अंतर क्या है दोनों में? ठीक है, रेलिवेंसी की बात करें तो क्या वो रेलिवेंसी होती क्या है? रेलिवेंसी की मतलब होता है कि कनेक्शन है, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द टू। ठीक है, तो क्या तो कनेक्शन देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या लॉजिकली कनेक्टेड है, एक घटना दूसरे घटना से क्या लॉजिकली कनेक्टेड है, या एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से लॉजिकली कनेक्टेड है। तो ये लॉजिकली कनेक्टेड जो होता है कि हम जो अभी तक डिक्शनरी मीनिंग देखते आए हैं रेलिवेंसी की, वो है लॉजिकल रेलिवेंसी की बात होती है। क्या लॉजिकली कनेक्टेड है तो रेलिवेंट है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि ये रेलिवेंसी आप अपने लॉजिक के बेस पे मत चलाइए, ये रेलिवेंसी आप देखिए लीगल रेलिवेंसी के एंगल से। लीगल रेलिवेंसी, क्या वो लीगली रेलिवेंट बनाया गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक के बीच में, बिटवीन सेक्शन 3 टू सेक्शन 50, रेलिवेंसीज की बात करता है। हर पॉसिबल कनेक्शंस को इंडियन एविडेंस एक्ट इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो भी रेलिवेंसी सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 के बीच में दी गई है, अगर वो उन कनेक्शंस पर वो रेलिवेंट है, तो इंडियन एविडेंस के अंदर वो एविडेंस रेलिवेंट है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो रेलिवेंसी मतलब लीगल रेलिवेंसी, यहाँ लॉजिकल रेलिवेंसी की बात नहीं की गई है। तो डिक्शनरी मीनिंग की हम बात अभी नहीं करेंगे, लीगल रेलिवेंसी की बात करेंगे। तो लीगल रेलिवेंसी जो चीज़ होती है उसी को हम कहते हैं एडमिसिबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी? रेलिवेंसी एज सच डिक्शनरी मीनिंग की बात होती है, लेकिन रेलिवेंसी में हम अगर लॉ के द्वारा जो रेलिवेंट बनाए गए हैं अगर उनकी बात करें तो उन्हीं को हम एडमिसिबिलिटी कहते हैं। तो रेलिवेंसी उसमें भी अगर हम लीगल रेलिवेंसी की बात करें जो लॉ ने रेलिवेंट बनाया है तो वही एडमिसिबिलिटी है। ठीक है, फॉर लीगल रेलिवेंसी मस्ट कनेक्टेड अंडर सेक्शन 3 टू सेक्शन 50, जितने भी लीगल रेलिवेंसी के कनेक्शंस दिए गए हैं अगर उनमें कनेक्ट होता है तो वो रेलिवेंट है। अ फैक्ट में लॉजिकली रेलिवेंट। अब देखिए, एक फैक्ट जो है दूसरे फैक्ट के साथ लॉजिकली रेलिवेंट हो सकता है, बट अगर लॉजिकली रेलिवेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगली भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, नीड नॉट लीगली रेलिवेंट, मे बी लॉजिकली रेलिवेंट बट नीड नॉट लीगली रेलिवेंट। लाइक अगर हम बात करें जैसे कन्फेशन टू पुलिस, अगर पुलिस को कोई एक्यूज्ड है, वो पुलिस के सामने कन्फेशन करता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए की बात करें तो बीएसए उस कन्फेशन को रेलिवेंट नहीं मानता है, तो उसे कोर्ट के सामने एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि पुलिस को हम ऐसा माना जाता है कि पुलिस के सामने दी गई कन्फेशन क्या होता है कि पुलिस डरा करके भी अगर कन्फेशन करा सकती है, या फिर तो इन्हीं सब मामलों की वजह से क्या किया इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेसिफिकली बार कर दिया है कन्फेशन टू पुलिस को कोर्ट के सामने एडमिट करने के लिए। इसीलिए
देखिए आप लॉजिकली तो ये कितना सिंपल लगेगा कि लॉजिकली रूप से कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन कहीं भी दिया गया हो उसे तो कोर्ट के सामने एडमिट करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली रेलेवेंट है लेकिन लीगली रेलेवेंट नहीं है। क्यों? इंडियन एविडेंस एक्ट ने इसे स्पेसिफिकली बाहर कर दिया गया। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को, तो अगर कोई अक्यूज्ड है वो एडवोकेट के सामने जाता है और एडवोकेट अपना एडवोकेट हायर करता है और उसे कन्फेस कर देता है कि हाँ मैंने अपराध किया है लेकिन आप बचा लीजिए। ठीक है, अब एडवोकेट जाता है एज अ विटनेस कोर्ट के सामने कह देता है कि हाँ इन्होंने ये अपराध किया, ये इन्होंने मेरे सामने कन्फेशन भी किया है। तो कोर्ट कहेगा कि नहीं आप ये बात एडमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली बार्ड है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज स्पेसिफिकली बार्ड टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए में हम लोग देखेंगे जब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर आएंगे तो। ठीक है, तो आपको लगेगा कि लॉजिकली तो रेलेवेंट है बट लीगली रेलेवेंट नहीं है। अगर लॉ ने बार किया है तो वो एडमिट नहीं किया जाएगा। तो क्या चीज़ एडमिट की जाएंगी? वही चीज़ एडमिट की जाएंगी जो लीगली रेलेवेंट, मतलब 3 से 50 के बीच में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तभी एडमिसिबल होगा। लॉजिकली रेलेवेंसी की बात हम लोग, लॉजिकल रेलेवेंसी नहीं चलेगी। ठीक है, सिमिलरली अब चलिए हम बात करते हैं सर जेम्स फिट्ज स्टीफन की। अच्छा इनके बारे में बता दें तो ये इन्हें फादर ऑफ एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के फादर कहा जाता है। एक्सप्लेन दैट रेलिवेंसी, फिर स्टीफन ने एक्सप्लेन किया है कि रेलिवेंसी मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन ऑफ अ इवेंट एज अ कॉज एंड इफेक्ट। किसी इवेंट का कॉज है या उस इवेंट का इफेक्ट है, तो वही कनेक्शन, कनेक्शन ऑफ इवेंट्स as to cause and effect, with the caution that where an inference is to be founded upon the existence of such a connection, every step by which connection is made out must either be proved or be so probable under the circumstances of the case that it may be presumed without proof. चलिए एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बात कर लेते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल रेलेवेंसी। देखिए कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि लॉजिकली रेलेवेंट है बट लीगली रेलेवेंट नहीं है, और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि लॉजिकली रेलेवेंट नहीं है फिर भी लॉ ने उसे रेलेवेंट बनाया है। ठीक है, तो लॉजिकल रेलेवेंसी हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं एडमिसिबिलिटी चेक करने, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि लॉजिकल रेलेवेंट नहीं है फिर भी एडमिसिबल है, तो लॉजिकल रेलेवेंसी हमेशा यहाँ हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एडमिसिबिलिटी हम पहले चेक करेंगे, क्या 3 से 50 के बीच में एडमिसिबल है। अगर एडमिसिबल है तो तब हम चेक करते हैं कि क्या वो एविडेंस रिलायबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एविडेंस किस तरीके से लिया गया है। ठीक है, द मीन्स बाय विच एविडेंस हैज बीन प्रोक्योर्ड डज नॉट डिटरमाइन इट्स एडमिसिबिलिटी। ठीक है, मीन्स जो है डज नॉट डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर मैं चोरी करके एविडेंस लाता हूं या फिर थेफ्ट करके या ब्राइब करके कुछ भी करके एविडेंस लाता हूं, वो एडमिसिबिलिटी को गवर्न नहीं करेगा। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि एक या फिर कोई इस बात से ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं ये ब्राइब करके इस एविडेंस को लाया है, नहीं, एडमिसिबिलिटी पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उस एविडेंस पर कितना रिलाई किया जा सकता है, रिलायबिलिटी पर फर्क पकड़ सकता है बट एडमिसिबिलिटी पर नहीं पड़ेगा। एडमिसिबिलिटी कौन गवर्न करता है? 3 से 50। अगर सेक्शन 3 से 50 के बीच में एडमिसिबल है तो एडमिसिबल है, डज नॉट, ये इफेक्ट नहीं होगा कहाँ से? मीन्स से। ठीक है, रिलायबिलिटी इफेक्ट होती है। मतलब अगर मैं चोरी करके ला रहा हूँ या फिर टेम्परिंग करके ला रहा हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस या किस मैनर में लाया गया वो बहुत हद तक डिटरमाइन करते हैं कि उस एविडेंस पर कितना रिलायबल हुआ जा सकता है, कोर्ट कितना रिलाई कर सकती है, कितना उसे जजमेंट में उसका इफेक्ट दिख सकता है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी में इफेक्ट बाय द मीन्स बाय विच प्रोक्योर्ड, द मीन्स बाय विच एविडेंस इज प्रोक्योर्ड, बट मीन्स बाय विच एविडेंस इज प्रोक्योर्ड डज नॉट डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सिमिलरली हम आ जाते हैं सेक्शन 3 की ओर। अगर इसे ठीक तरीके से अगर हम देखेंगे, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। देखिए सूट की बात करें तो सिविल केसेस और प्रोसीडिंग की बात करें क्रिमिनल केसेस, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और सच अदर फैक्ट, सच अदर फैक्ट मतलब रेलिवेंट फैक्ट एज और हेयरिन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट। फैक्ट इन इशू का हम एविडेंस दे सकते हैं। एविडेंस किस किस चीज़ का दिया जा सकता है? पहला है फैक्ट इन इशू का, या फिर ऐसे फैक्ट जो कि इसके बाद डिक्लेयर किए गए हैं रेलिवेंट।
तो रेलिवेंट फैक्ट कौन है? जो डिक्लेयर किए गए हैं रेलिवेंट, ना कि लॉजिकली रेलिवेंट। लॉजिकली रेलिवेंट नहीं, जो लीगली रेलिवेंट है। देखिए यहीं पर बात आती है लीगली रेलिवेंट यानी एडमिसिबल रेलिवेंट। वो जो बात इससे पहले हम लोगों ने की थी लीगल रेलिवेंसी की, वो यहीं पर है। देखिए सेक्शन 3 में हम अगर देखें, हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट, ये सेक्शन 3 कहता है कि जो लॉ ने बताया है रेलिवेंट, उन्हीं को हम रेलिवेंट मानेंगे। जो लॉजिकल रेलिवेंट है वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट। हेयर इन आफ्टर मतलब सेक्शन 3 से लेके 50 तक, 3 से लेके 50 तक। ठीक है, एंड ऑफ नो अदर, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ नो अदर, इट पुट अ जुडिशियल रिस्ट्रेंट ऑन द जज टू नॉट टू टेक एविडेंसेस ऑफ एनी अदर। अगर जज को कितना भी लग रहा हो कि ये रेलिवेंट है, ये लॉजिकली रेलिवेंट है, लेकिन फिर भी वो उस फैक्ट का एविडेंस नहीं ले सकता अगर वो लीगली रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट के सामने ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट कोर्ट के ऊपर है, और अगर कोर्ट के सामने वही एविडेंसेस लाए जा सकते हैं जो कि रेलिवेंट डिक्लेयर किए गए हैं लॉ के द्वारा, ना कि कोर्ट के द्वारा लॉजिकली लगते हैं। ठीक है, तो हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, स्टार ने लगा दिया है यहाँ पर। हेयर एंड आफ्टर मीन्स सेक्शन 3 से लेकर 50 तक, ये बात हो चुकी है। एंड ऑफ नो अदर, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। विल ओनली लीगली रेलिवेंट एविडेंस एडमिसिबल, मीन्स ओनली लीगली रेलिवेंट एविडेंस जो है वही एडमिसिबल होंगे। इसका मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग हाउ मच लॉजिकल एविडेंस इज। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये इतना ज़्यादा लॉजिकल है कि इसी पर एविडेंस पूरा मतलब इस पर कन्विक्शन हो जाना चाहिए, फिर भी वो नहीं ले सकता। क्यों? अगर वो लॉ के द्वारा डिक्लेयर नहीं किए गए हैं रेलिवेंट, तो कोर्ट नहीं ले सकता। ये एंड ऑफ नो अदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए इफ नॉट परमिसिबल अंडर रेलिवेंसी चैप्टर देन नॉट एडमिसिबल, सीधी बात। ठीक है, BSA cast a judicial restraint on the judge to not to take an evidence which is not legally relevant। जो BSA है वह जुडिशियल रेस्ट्रेंट लगाता है जज पर कि वो एविडेंस नहीं ले सकता जो कि लॉ के द्वारा रेलिवेंट नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट में एप्लीकेबल होता है? तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल डिस्क्रिशन, बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? नो रूल ऑन जुडिशियल डिस्क्रिशन। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो एंड ऑफ नो अदर, ये जो टर्म है इसकी वजह से रिस्ट्रेंट तो लगा है कोर्ट के ऊपर कि वो सिर्फ वही उन्हीं फैक्ट पर एविडेंस ले सकती है जिन्हें रेलिवेंट किया गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, विच इज पहला पॉइंट है कि एविडेंस एक्ट इज लेक्स फोरी लॉ। लेक्स फोरी लॉ मतलब लॉ ऑफ द फोरम। फोरम फोरम इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल प्रोसीडिंग इज हैपनिंग। लेक्स फोरी लॉ ये डॉक्ट्रिन कहती है कि डिक्टेट दैट लॉ ऑफ द जुरिस्डिक्शन इन विच a legal action is brought or where the court is situated govern the procedural matter। मतलब अगर एक शिप है अगर, या फिर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, शिप है या एयरक्राफ्ट है, वो अगर किसी भी जुरिस्डिक्शन में जाकर के और उस पर कोई भी क्राइम होता है, तो उस एयरक्राफ्ट या शिप की जुरिस्डिक्शन, जिस जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है उस जुरिस्डिक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ कहाँ का एप्लीकेबल होगा? एविडेंस एक्ट वहीं का लगेगा जहां पर द प्लेस वेयर द एक्चुअल प्रोसीडिंग इज टेकिंग आउट, जहां इस जो घटना हुई है उसकी प्रोसीडिंग कहाँ चल रही है। अगर वो प्रोसीडिंग इंडिया में चल रही है तो इंडिया की एविडेंस एक्ट लगेगा, अगर वो प्रोसीडिंग किसी अन्य कंट्री में चल रही है तो उस कंट्री का एविडेंस एक्ट लगेगा। ठीक है, तो लेक्स फोरी लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ द फोरम। फोरम मतलब जहां पर वो केस, वेयर द लीगल एक्शन इज एक्चुअली ब्रॉट, वेयर द कोर्ट इज सिचुएटेड। कोर्ट जहां पर होगी वहां के एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होंगे उस प्लेस पर जहां घटना हुई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एविडेंस एक्ट इज लेक्स फोरी लॉ, लॉ ऑफ द फोरम। हाउ सेकंड पॉइंट है हाउ द एविडेंस इज
प्रोक्योरमेंट ऑफ एविडेंस, हाउ द एविडेंस इज प्रोक्योर डज नॉट डिटरमाइन इट्स एडमिसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ एविडेंस किस तरीके से, चाहे ब्राइब देकर चाहे चोरी करके किसी भी तरीके से लाया गया हो, वो उसकी एडमिसिबिलिटी को डिटरमाइन नहीं करता, हाँ रिलायबिलिटी को करता है। एडमिसिबिलिटी नहीं करता, रिलायबिलिटी पर डिटरमिन करता है, बट रिलायबिलिटी को डिटरमिन करता है। ठीक है, धन्यवाद।